मेरी छोटी बहन के ग्रेड सचमुच बहुत अजीब हैं। अगर मैं 500 पॉइंट स्कोर करता हूँ तो वह 500 टन स्कोर करती है। अगर मैं खुद को 600 पॉइंट तक पहुंचने के लिए जोर लगाता हूँ तो वह तुरंत 610 पर पहुंच जाती है। उसका स्कोर हमेशा अजीब सी सटीकता के साथ मेरे स्कोर से ठीक 10 पॉइंट ज्यादा होता है। फिर भी जिस पल मैं छुट्टी लेता हूँ और कोई एग्जाम छोड़ देता हूँ, मेरी बहन के ग्रेड तुरंत नीचे गिर जाते हैं। इस तरह मेरा शक पक्का हो गया। मेरी बहन की पढ़ाई का प्रदर्शन मेरे प्रदर्शन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इसे ही आधार बनाकर मेरे मन में एक अजीब और हिम्मत भरा ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं गाँव जो कि कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाला राष्ट्रीय एग्जाम है में 740 से ज्यादा पॉइंट स्कोर कर लूं? क्या मेरी बहन वहीं के वहीं मर जाएगी? गाँव से पहले के दिनों में मैंने एक थके हुए बोझ ढोने वाले जानवर की तरह कड़ी मेहनत की, जबकि मेरी बहन हर दिन खाने पीने और मौज मस्ती करने में बिताती थी। मुझे अपनी सुरक्षा का जाल मानकर वह अपने घमंड में पूरी तरह से बेलगाम हो गई। यहाँ तक कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी और कुछ बुरे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने लगी। जब भी वह पकड़ी जाती तो उसके चेहरे पर पूरी तरह से चिड़चिड़ापन दिखाई देता। हे भगवान, तुम लोग कितने परेशान करने वाले हो, आराम करो। गाँव में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले वैलेडिक्टोरियन का खिताब तो लगभग मेरा ही है और मैंने उसके भरोसे को टूटने नहीं दिया। हर मॉक एग्जाम के साथ, हर एक प्रैक्टिस टेस्ट के साथ मैंने बिना किसी चूक के अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र के तौर पर उसकी जगह पक्की कर दी। मेरा इरादा था कि मैं उसे नशे में डूबी हुई हालत में एक झूठे और भ्रम वाले स्वर्ग में तैरते हुए अपनी जिंदगी बिताने दूं, जबकि मैं अंधेरे में रहकर उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। 741 पॉइंट। सीनियर क्लास के आखिरी सेमेस्टर के दिन ऐसे लग रहे थे जैसे कोई धारदार चीज धीरे धीरे मेरी नसों को काट रही हो। यह ऐसा था जैसे किसी की खाल जिंदा रहते हुए उतारी जा रही हो। मैं हर दिन सुबह होने से पहले उठ जाता था और आधी रात तक सोता नहीं था। इस बीच के घंटों में खाने और बाथरूम जाने के समय को छोड़कर मैंने प्रैक्टिस के सवालों को हल करने के अलावा और कुछ नहीं किया। मैंने खुद को अपने उस छोटे से कमरे में बंद कर लिया था, एक ऐसा कमरा जहां साल भर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी और मैं एक मशीन की तरह काम करता रहता था। मेरी बहन का कमरा ठीक बगल में ही था। कभी कभी फोन पर दोस्तों से उसकी बातचीत की आवाज मेरे कमरे तक आ जाती थी, या फिर जब वह टीवी पर कोई ड्रामा लगातार देख रही होती थी तो उसके जोरदार ठहाकों की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी वह जानबूझकर आवाज बढ़ा देती थी, जैसे मुझे यह दिखाने के लिए कि वह कितनी बेफिक्र और आजाद हो सकती है। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने बहुत पहले ही शोर शराबे को नजरअंदाज करना सीख लिया था। मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती थी, एक नंबर जो कील की तरह मेरे दिल में चुभता रहता था, 741 पॉइंट्स। जब भी मुझे हार मानने का मन करता, मैं उस दर्द को और जोर से महसूस करता और उस दर्द को ही अपनी हिम्मत और चौकसी बनाए रखने का जरिया बना लेता। मार्च का महीना आते आते लिन शियाओ मेरे कमरे में पहले से कहीं ज्यादा बार आने जाने लगी। शुरू में मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि शायद वह बस कुछ ढूंढ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरह से वह मुझे देखती थी वह बदल गया था। उसकी नजर में अब एक तरह की बारीकी और गहरी जिज्ञासा झलकती थी। एक दिन जब मैं गणित का एक बेहद मुश्किल सवाल हल कर रहा था, वह आखिरी और सबसे अहम सवाल, वह मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और काफी देर तक मेरे रफ पेपर स्क्रैच पेपर को घूरती रही। भाई, उसने पूछा, तुम आजकल इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने न तो ऊपर देखा और न ही अपने हाथ की हरकत रोकी। ठीक ही तो है ना? द गाओ की परीक्षा बस आने ही वाली है, ऐसे में मैं मेहनत तो क्यों न करूं? लिन शियाओ और करीब झुक गई, यह समझने की कोशिश करते हुए कि मैं क्या लिख रहा हूं। तुमने पहले कभी इतनी लगन से काम नहीं किया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, फिर भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैंने जानबूझकर एक गहरी आह भरी और पूरी तरह से थका हारा होने का नाटक किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह करना चाहती हूँ? मम्मी और पापा ने साफ साफ कह दिया है, अगर मेरा एडमिशन किसी 985 यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो वे मेरा जेब खर्च बंद कर देंगे। लिन शियाओ के चेहरे के हाव भाव साफ तौर पर थोड़े नरम पड़ गए। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान भी थिरक उठी। वह मुड़ी और वहां से चली गई। जाते जाते भी वह आखिरी बार मुझे ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। दरवाजा बंद होने की क्लिक की आवाज आने के बाद ही मैंने दोबारा अपना पेन उठाया। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। अच्छा है, इसी तरह मुझे कमजोर समझती रहो। तुम मुझे जितना कम आंकोगी, मैं उतना ही सुरक्षित रहूंगा। फिर भी लिन शियाओ की शंका पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में उसने कभी सीधे तौर पर तो कभी इशारों में मेरी पढ़ाई की प्रगति के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। वह पूछती कि मुझे कौन सा विषय सबसे कठिन लगता है और मेरे प्रैक्टिस एग्जाम के अंकों के बारे में भी जानकारी लेती। कभी कभी तो वह जानबूझकर मेरे सामने ऐसी बातें कहती जिससे मेरा हौसला टूट जाए, ताकि मैं घबरा जाऊं और मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाए। मैंने उसकी चालों का जवाब अपनी जवाबी चालों से दिया। हर प्रैक्टिस एग्जाम में मैं जानबूझकर अपने अंकों में हेर फेर करता, इस बात का खास ध्यान रखते हुए कि मैं बहुत ज्यादा होशियार न दिखूं। मैंने अपनी क्लास में टॉप 5 छात्रों के बीच अपनी रैंक बनाए रखी, इतनी ऊंची कि किसी को मुझ पर शक न हो, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि बेवजह लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाए। मेरे असली थ्रुप के पत्ते, यानी वे सबसे मुश्किल सवाल, मैंने अपने अंदर ही कहीं गहरे छिपा कर रखे थे। वे सबसे पेचीदा तकनीकें मैं सिर्फ देर रात को अकेले में ही सीखता था। जैसे ही मेरा अभ्यास पूरा होता, मैं अपने रफ पेपर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें टॉयलेट में बहा देता, ताकि पीछे कोई भी निशान बाकी न रहे। एक शाम जब मैं कुछ मुश्किल कंपटीशन वाले सवालों को हल करने में लगा हुआ था, तभी अचानक मुझे लिविंग रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। मेरी माँ और लिन शियाओ आपस में बातें कर रही थीं। मैंने चुपके से दरवाजा बस जरा सा खोला और उनकी बातें सुनने लगा। शियाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भाई आजकल खुद पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रहा है? मैं देखती हूँ कि वह दिन रात अपने कमरे में ही बंद रहता,
है। इन शियाओ शियाओ ने एक उपेक्षा भरी हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें पूरी तरह से बेपरवाही थी। माँ, आप किस बात की चिंता कर रही हैं? वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आखिर वह कितनी दूर तक जा पाएगी? आखिरकार उसे जो भी नंबर मिलेंगे, मैं हमेशा उसे 10 नंबर ज्यादा ही लाऊंगी। क्या मैं ही रैंक में ऊपर नहीं बढ़ रही हूँ? वह जितनी ज्यादा मेहनत करेगी, हाँ हाँ हाँ, यही तो है मेरी होशियार बेटी, तो बस उसे जी तोड़ मेहनत करने दो। आखिरकार उसे तुम्हारे लिए ही तो काम करना पड़ेगा। ये बातें सुनकर मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली और अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गहरा गढ़ा दिया। फिर भी ऊपर से मैं शांत बनी रही। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने अभ्यास के सवालों पर काम करने वापस चली गई। अप्रैल की एक शाम मैं अपने कमरे में थी, हमेशा की तरह अभ्यास के सवालों को हल करने में जुटी हुई थी। तभी अचानक मुझे दरवाजे के ठीक बाहर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने अपने कान खड़े किए और ध्यान से सुना। यह कदमों की आवाज थी, बहुत ही हल्की, जैसे कि वह व्यक्ति पकड़े जाने से डर रहा हो। फिर दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज आई, बहुत ही धीरे धीरे। लिन शियाओ शियाओ मेरी जासूसी कर रही थी। मैं तुरंत समझ गई। मैं पीछे नहीं मुड़ी। मैंने अपने काम में पूरी तरह से डूबे होने का नाटक जारी रखा, लेकिन असल में मैंने अपने हाथों में पकड़े हुए परीक्षा के पेपर को पहले ही बदलकर एक सादे बुनियादी स्तर के सवालों वाली शीट रख ली थी। मेरा सारा सचमुच का उन्नत उच्च कठिनाई वाला अध्ययन सामान बहुत पहले ही मेरी डेस्क की दराज के सबसे गहरे कोने में बंद करके रख दिया गया था। दरवाजा थोड़ा सा खुला, जिससे एक पतली सी दरार बन गई। मैंने अपनी आंख के कोने से लिन शियाओ शियाओ के चेहरे का आधा हिस्सा देखा। वह मेरी डेस्क पर रखी चीजों को झांक कर देख रही थी। मैंने जानबूझकर एक गहरी आह भरी और अपने आप से बुदबुदाई, उफ, मैंने यह सवाल फिर से कैसे गलत कर दिया? यह तो बहुत ही मुश्किल है। दरवाजा चरचराते हुए बंद हो गया। कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। मैंने अपनी पीठ सीधी की और एक ठंडी व्यंग्य भरी हंसी हंसी। लिन शियाओ शियाओ, तुम मेरे आसपास जितनी ज्यादा चौकस रहती हो, उतना ही यह तुम्हारे दोषी ज़मीर को साबित करता है। तुम किसी और से बेहतर जानती हो कि वे अंक असल में तुम्हारे नहीं है। तुम एक परजीवी के सिवा कुछ नहीं हो। मेरे बिना तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं हो। मई के मॉक एग्जाम के दौरान मैंने 690 अंक हासिल किए। लिन शियाओ शियाओ ने 700 अंक हासिल किए, पूरी क्लास में पहला स्थान। जिस दिन नतीजे आए, उसने घर पर एक शानदार जश्न मनाया। उसके माता पिता उस पर जान छिड़कते थे, उस पर प्यार और फिक्र बरसाते थे और लिन परिवार का नाम रोशन करने के लिए उसकी तारीफ करते थे। खाने की मेज उसकी सभी पसंदीदा डिशेज से लदी हुई थी। मैं एक कोने में बैठा था, चुपचाप अपने मुंह में चावल ठूंस रहा था। खुद को एक भूत जैसा महसूस कर रहा था, पूरी तरह से अदृश्य। मेरे पिता ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और गर्व से दमकते चेहरे के साथ लिन शियाओ शियाओ की ओर देखा। शियाओ शियाओ, तुमने इस बार असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। इसे जारी रखो और गाँव काओ तो समझो तुम्हारी मुट्ठी में है। मेरी बेटी सच में बहुत होशियार है। जरा देखो तो सही कि उसे किसके जीन्स मिले हैं। लिन शियाओ शियाओ ने मेरी ओर एक विजयी नजर डाली। उसके होठों के कोनों पर एक मजाकिया मुस्कान थिरक रही थी। हे भाई, तुम्हें सच में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपने अंकों को मेरे अंकों से ज्यादा पीछे मत गिरने देना, नहीं तो मम्मी और पापा की इज्जत चली जाएगी। मैंने बस सहमति में हुंकारा भरा, कोई जवाब नहीं दिया और खाना जारी रखा। फिर भी अंदर ही अंदर मैं मन ही मन हंस रहा था। आगे बढ़ो, इसका पूरा मजा लो। यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी गौरवपूर्ण पल है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था, करवटें बदल रहा था, सो नहीं पा रहा था। मेरे मन में मैं बार बार दोहरा रहा था हर उस संभावित स्थिति को जो गाँव काओ के उन 2 दिनों के दौरान सामने आ सकती थी। जून में गाँव काओ ठीक तय समय पर आ गया। 6 जून की शाम को लिन शियाओ शियाओ अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बाहर गई, यह कहते हुए कि यह एक दो पहले से मनाया जाने वाला जश्न था। मेरी माँ ने न सिर्फ उसे रोका नहीं, बल्कि उसके हाथ में पैसों का एक बंडल भी थमा दिया और उसे कहा कि उसने बहुत मेहनत की है और अब उसे थोड़ा मौज मस्ती करने और आराम करने का पूरा हक है। मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे की दरार से यह सारा नजारा देखा। मेरे दिल में भावनाओं की एक भी लहर नहीं उठी, बस एक गहरी विडंबना का एहसास हुआ। जहां तक मेरी बात है, मैं उस रात 8 बजे ही बिस्तर पर चला गया और अगली सुबह 6 बजे के लिए अपना अलार्म लगा दिया। बिस्तर पर लेटे हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तलवारबाज अपनी तलवार निकालने के सही पल का इंतजार कर रहा हो। मैं असामान्य रूप से एकदम शांत था। मैंने जितना भी सब्र और सहन शक्ति दिखाई थी, कल आखिरकार उसका फल मुझे मिलने वाला था। अगली सुबह मैं ठीक समय पर उठ गया। मैंने नाश्ते के कुछ और जल्दी खाए और बाहर निकल पड़ा। माँ ने लिन शियाओ शियाओ को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। मुझसे उन्होंने बस औपचारिकता निभाते हुए कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। मैंने सिर हिला दिया। मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। अपने मन ही मन मैंने सोचा, खैर, वैसे भी यह आखिरी बार है। अब से हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। हमारे रास्ते फिर कभी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। परीक्षा केंद्र स्कूल की पुरानी शिक्षण इमारत में स्थित था। मुझे तीसरी मंजिल पर ठीक खिड़की के पास एक सीट दी गई थी। सूरज की रोशनी सीधे अंदर आ रही थी। मैं बैठ गया। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने अपनी स्टेशनरी एक एक करके व्यवस्थित की। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपने मन में दोहराया, तुमने इस दिन के लिए 18 साल इंतजार किया है, इसे बिगाड़ना मत। चीनी भाषा की परीक्षा की घंटी बजी। जिस पल मैंने प्रश्न पत्र खोला, मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज और साफ महसूस हुआ। हर एक सवाल मुझे किसी पुराने दोस्त की तरह जाना पहचाना लगा। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश बोध वाले हिस्से में छिपे हर एक जाल का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। सवाल ठीक वैसे ही थे जिनका मैंने अनगिनत बार अभ्यास किया था। मेरी कलम कागज पर तेजी से दौड़ रही थी, मानो उसे कोई दैवीय प्रेरणा मिली हो। चीनी भाषा की परीक्षा खत्म करने के बाद मैं परीक्षा केंद्र से बाहर निकला। लिन शियाओ शियाओ तुरंत दौड़कर मेरे पास आई और मेरा रास्ता रोक लिया। उसने बहुत ही शानदार मेकअप किया हुआ था, फिर भी उसकी आंखों के नीचे घबराहट की एक हल्की, लगभग न के बराबर झलक दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे पूछा कि उसे क्या लगता है कि उसका पेपर कैसा गया। मैंने जवाब दिया, ठीक ठाक ही गया मुझे लगता है। लिन शियाओ शियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और जोर देकर पूछा,
ठीक ठाक मतलब कैसा ठीक ठाक? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कितने पॉइंट्स मिलेंगे? मैंने उसकी तरफ देखा। अचानक मुझे यह काफी मजेदार लगा। वह मेरा स्कोर पता लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपने नतीजों का अंदाजा लगा सके। मुझे नहीं पता यही सच था। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था। लिन शियाओ ने अपने होंठ सिकोड़े। साफ तौर पर वह इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उसने और ज्यादा जोर नहीं दिया। वह मुड़ी और चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने मन ही मन सोचा, नतीजे तो वैसे भी कल ही आने हैं, तब घबराने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। उस दोपहर मैथ के एग्जाम के बीच में ही एक अचानक घटना हो गई। मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। शायद सुबह मैंने कुछ ऐसा खा लिया था जो मुझे हजम नहीं हुआ, या शायद यह सिर्फ बहुत ज्यादा तनाव की वजह से था। मेरे पूरे शरीर पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। मैं अपनी डेस्क पर आगे की ओर झुक गया और खुद को संभालने में मुझे कुछ सेकंड लगे। इन्विजिलेटर मेरे पास आया और धीमी आवाज में मुझसे पूछा, स्टूडेंट क्या तुम ठीक हो? क्या तुम इन्फर्मरी जाना चाहोगे? मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने इसके लिए 18 साल इंतजार किया है। सब कुछ इसी एक एग्जाम पर टिका था। भले ही इसमें मेरी जान चली जाए, मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इस पेपर को हल करता रहूंगा। मैंने अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटी। तेज दर्द की वजह से मैं कुछ देर के लिए अपने पेट की तकलीफ भूल गया। मैं सवालों को हल करता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब मेरी आंखों के सामने नंबर और फॉर्मूले धुंधले पड़ने लगे, लेकिन सिर्फ अपनी मसल मेमोरी के भरोसे मैंने खुद को हर एक सवाल पूरा करने के लिए मजबूर किया। आखिरी सबसे मुश्किल सवाल के लिए, जिसे ग्रैंड फिनाले कहा जा सकता है, मैंने अपने जवाब को जांचने के लिए 3 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। पूरी तरह से पक्का करने के बाद ही कि सब कुछ बिल्कुल सही है, मैंने आखिरकार अपना पेन नीचे रखा। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला, मैं पूरी तरह से शारीरिक रूप से टूट चुका था। मुझे एक सुनसान कोना मिला। मैं वहीं बैठ गया और खुद को संभालने में मुझे काफी समय लगा। लिन शियाओ ने मुझे मैसेज करके पूछा, मैथ्स का एग्जाम कैसा रहा? मैंने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, ठीक ठाक। उसने तुरंत एक इतराता हुआ इमोजी भेजा। साफ था कि उसे पूरा यकीन था कि इस बार भी जीत उसकी ही होगी। मैं उस इमोजी को घूरता रहा। अज्ञान ही परमानंद है, यह मुझे बेहद हास्यास्पद लगा। यह कहावत तो मानो उसी जैसे लोगों के लिए ही बनी थी। अगले दिन इंटीग्रेटेड साइंस और इंग्लिश के एग्जाम थे। तब तक मेरी शारीरिक हालत काफी हद तक सुधर चुकी थी। ये दोनों विषय मेरी ताकत थे, खासकर इंटीग्रेटेड साइंस। फिजिक्स के मुश्किल सवाल, केमिस्ट्री के तर्क वाले पहेलीनुमा सवाल, बायोलॉजी में जेनेटिक्स के सवाल, ये सभी ऐसे सवाल थे जिनकी मैंने अनगिनत बार प्रैक्टिस की थी। मैंने उन्हें बड़ी ही आसानी और फुर्ती से हल किया। आखिर में मेरे पास रिवीजन के लिए 20 मिनट बचे थे। मैं वापस गया और एक एक करके हर सवाल को दोबारा चेक किया। मैंने यह पक्का किया कि एक भी गलती न रह जाए, खासकर इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम चेक करने वाले टीचर के लिए मुझे टॉप स्कोर न देना मुश्किल होता। अपना आखिरी एग्जाम खत्म करने के बाद मैं एकेडमिक बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हुए मैंने आसमान की ओर देखा। सूरज की रोशनी आंखों को चौंधिया देने वाली थी, फिर भी मैं जरा भी नहीं झिझका। मैं बस वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, रोशनी को अपने चेहरे पर पड़ने दिया। 18 साल, आखिरकार मैंने यह सफर पूरा कर ही लिया। लिन शियाओ सबसे पहले दौड़कर मेरे पास आई और मुझे रोक लिया। आज उसने बेहद चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल एक गर्व से भरे मोर की तरह, और उसकी आंखों में लालच की एक चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे पूछा कि एग्जाम कैसा रहा? अच्छा, बेहद अच्छा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना अच्छा नहीं किया। लिन शियाओ की आंखें तुरंत चमक उठी, जैसे वह सोने चांदी के पहाड़ों को निहार रही हो। वह तुरंत मुड़ी और अपने माता पिता को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी ताकि वह इसका श्रेय ले सके। मेरा भाई शियाओ ताई, उसने तो कमाल कर दिया। उसे खुशी से उछलते कूदते एकदम बेफिक्र होकर जाते देख मैं भी मुस्कुरा दिया। यह एक ऐसे शिकारी की मुस्कान थी जो अपने शिकार को सीधे अपने जाल में फंसते हुए देख रहा हो। लिन शियाओ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अभी कैसी दिख रही हो? बिल्कुल उस पतंगे की तरह जो आग की लपटों की ओर तेजी से बढ़ता है, यह समझते हुए कि वह सूरज है। परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लिन शियाओ ने खुद को पूरी तरह से बेलगाम छोड़ दिया। अपनी छाती ठोकते हुए उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह पूरे प्रांत में सबसे बेहतरीन छात्रों में से एक होगी, और इसी वादे के दम पर उसने अपने खर्च के लिए एक बड़ी रकम एडवांस में हासिल कर ली। उसने न सिर्फ अपना फोन अपग्रेड किया, बल्कि उसने अपने पूरे कंप्यूटर सेटअप को भी एकदम नए और बेहतरीन हार्डवेयर से बदल दिया। हमारे माता पिता द्वारा बड़ी मेहनत से बचाए गए पैसों का इस्तेमाल करके वह अपने कुछ संदिग्ध दोस्तों के साथ बाहर गई और उन सारे पैसों को बेतहाशा खर्च कर डाला। वह हर रोज अपने वीचैट मोमेंट्स को अपडेट करती थी, जिसमें खाने पीने और पार्टियों के अलावा और कुछ नहीं होता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली मुश्किल या अभाव किसे कहते हैं। एक शाम मैं उसके मोमेंट्स पर शेयर की गई एक पोस्ट को स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ा। वह एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए उसकी एक तस्वीर थी जिसके कैप्शन में लिखा था, अपने शानदार भविष्य का जश्न अभी से मना रही हूँ। उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने लाइक्स और कमेंट्स किए हुए थे। मैं उन कमेंट्स को घूरता रहा और मुझे सिवाय घोर बेतुकेपन के और कुछ महसूस नहीं हुआ। इसी बीच मैं अपने दादाजी से मिलने गांव जाना चाहता था और मैंने अपने माता पिता से सफर के किराए के लिए पैसे मांगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी भी कर पाता, मेरी माँ ने मुझ पर झल्लाते हुए जवाब दिया। उन्होंने अपनी नजरें भी ऊपर नहीं उठाई। उनके लहजे में पूरी तरह से उपेक्षा और तिरस्कार था। तुम क्या घूर रहे हो? घर में अब कोई पैसा नहीं बचा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि शियाओ को अभी पैसों की जरूरत है? मैंने उसके खुद को सही समझने वाले चेहरे की तरफ देखा, जो मेरे लिए एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं था। लेकिन लिन शियाओ पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था और मेरे अंदर घिन की एक लहर सी उठने लगी। ये मेरे माता पिता थे। मेरे पिता सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। बिना सिर घुमाए ही उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा, अगर तुम्हें जाना है तो खुद ही इंतजाम करो, परिवार से किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया। ठीक अगली सुबह मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और ईंटें ढोने का काम ढूंढ लिया। सूरज आग बरसा रहा था। जानलेवा गर्मी थी जो सीधे मेरे सिर पर पड़ रही थी। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश सा महसूस करने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और आधे महीने तक काम किया, सिर्फ सफर का किराया और अपने दादाजी के लिए।
तोहफे खरीदने के पैसे जमा करने के लिए। वह आधा महीना मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक था। उस आधे महीने के आखिर तक मैंने 1000 युआन से थोड़े ज्यादा पैसे बचा लिए थे, जो आने जाने का किराया देने और अपने दादाजी के लिए कुछ पौष्टिक सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए काफी थे। जिस दिन परीक्षा के नतीजे आए, ठीक उसी दिन लिन शियाओ शियाओ का 18वां जन्मदिन भी था। उसकी जवानी में कदम रखने की रस्म, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पल का ताज पहनने के लिए ठीक वहीं सबके सामने उसने एक बहुत ही शानदार दावत रखी। हर दूर के रिश्तेदार, साथ ही मेरी माँ के सभी सहकर्मी और सुपरवाइजर भी बुलाए गए थे। दावत हॉल के अंदर चापलूसी और खुशामद का माहौल छाया हुआ था। एक दूर का रिश्तेदार हाथ में गिलास लिए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेरे पिता की तरफ झुका। ओल्ड लिन, तुम्हारे परिवार के पुरखों की कब्रों से तो धुआं निकल रहा होगा। तुम्हारे दोनों बच्चे ड्रैगन और फीनिक्स कितने कमाल के निकले हैं। एक और रिश्तेदार ने बीच में टोकते हुए कहा, जिसकी आवाज में साफ तौर पर जलन और ताना छिपा था। बड़ा बेटा तो बस किताबी कीड़ा है, असल में तो शियाओ शियाओ ही समझदार है। वह सिर्फ होशियार ही नहीं है, उसके नंबर भी अच्छे आते हैं और वह बहुत तेज तर्रार भी है। वह अपने भाई से 100 गुना बेहतर है। युवा पीढ़ी लिन शियाओ शियाओ के चारों ओर ऐसे उमड़ पड़ी जैसे चांद के चारों ओर तारे घूमते हैं। खास तौर पर एक चचेरी बहन तो ईर्ष्या से इतनी जलभुन गई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। शियाओ शियाओ, तुम तो कमाल की हो। एक हाथ में सिंह हुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर और दूसरे हाथ में एक हैंडसम बॉयफ्रेंड। तुम तो जिंदगी की असली विजेता हो। जल्दी करो, नतीजे किस समय आएंगे? हम यहाँ जाओ युआनडैन के ऐतिहासिक पल के गवाह बनने आए हैं। कैसा ऐतिहासिक पल? जरा रुको। अगर उसकी रैंक काफी अच्छी आई तो सिंघहुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन दफ्तर वे पहले से ही फोन करके उसे अपने यहाँ लेने की कोशिश करेंगे। अभी उनके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि फोन की घंटी बज उठी, लेकिन वह फोन उसके लिए नहीं था और सचमुच फोन फिर से बजा। इस बार वह फोन मेरे लिए था। कमरे में मौजूद हर किसी की हैरान परेशान नजरों के बीच मैंने एक के बाद एक फोन उठाए। सिंघहुआ की एडमिशन टीम, सिंघहुआ पेकिंग का एडमिशन दफ्तर और कई अन्य बेहतरीन यूनिवर्सिटी के एडमिशन अधिकारी। मैंने बड़े ही विनम्र भाव से उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं उनके प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करूंगी। लिन शियाओ शियाओ की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गईं। वह अपनी ही फोन स्क्रीन को टकटकी लगाकर देखती रही, जो जिद की तरह खामोश पड़ी थी। अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने अपने दांत भींचे और बड़ी मुश्किल से बस एक शब्द कहा, अच्छा। आखिरकार नतीजों की जांच करने वाला पोर्टल खुल गया। हर कोई लिन शियाओ शियाओ के चारों ओर उमड़ पड़ा और उसे लॉगिन करने के लिए उकसाने लगा। कमरे के एक कोने में बैठी मैंने चुपचाप खुद ही अपना रिजल्ट वाला पेज खोला। हालांकि मुझे अपने नतीजों पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब जब सच की घड़ी आ ही गई थी तो भी मेरे हाथों की हथेलियों पर पसीना आ गया था। मेरी माँ सबसे पहले मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आवाज में कोई खास भाव नहीं था। उन्होंने पूछा कि मेरा स्कोर कितना आया है। मैंने अपना फोन हर किसी को दिखाने के लिए ऊपर उठाया और बड़े ही शांत भाव से कहा, मेरा स्कोर 741 आया है। पूरे कमरे में जोरदार हलचल मच गई। मैंने अपने अंदर उमड़ रहे खुशी के सैलाब को बड़ी मुश्किल से दबाया और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मैंने ये कर दिखाया था। मैं सचमुच कामयाब हो गई थी। मेरी माँ एक पल के लिए रुकी, फिर उन्होंने बेमन से सिर हिलाया। उन्होंने मेरी तरफ दूसरी नजर भी नहीं डाली और तुरंत मुड़कर लिन शियाओ शियाओ की तरफ दौड़ पड़ी। उनकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। लिन शियाओ शियाओ चारों तरफ से घिर चुकी थी, न भागने की कोई जगह न छिपने की। कांपती उंगलियों से उसने कॉन्फर्म बटन दबाया। ठीक अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। उसके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे, जैसे उसने अभी अभी कोई मक्खी निगल ली हो। स्क्रीन पर 3 गहरे लाल रंग के अंक चमक रहे थे। 751। लिन शियाओ शियाओ की आवाज थरथरा उठी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक दूर का रिश्तेदार जो असल हालात से बेखबर था, अंधाधुंध तारीफ करता रहा। अरे वाह, 751 पॉइंट्स, ये तो उसके भाई से 10 पॉइंट्स ज्यादा हैं। शियाओ शियाओ सचमुच एक जीनियस है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या गाओकाओ में ज्यादा से ज्यादा 750 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं? माहौल पल भर में ही जमसा गया। लिन शियाओ शियाओ घबरा गई। उसके चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा, जिससे उसका शानदार मेकअप फैलकर धब्बेदार और बदरंग हो गया। यह जरूर सिस्टम की कोई गड़बड़ है। माहौल पल भर में जमसा गया। लिन शियाओ शियाओ घबरा गई। उसका वह शानदार मेकअप जिसे उसने इतनी मेहनत से लगाया था, अब उसके चेहरे पर जगह जगह से बिगड़ गया था और फैल गया था। ये जरूर कोई सिस्टम की गड़बड़ी होगी। शायद अभी बहुत सारे लोग एक साथ अपने स्कोर देख रहे हैं। उसने पागलों की तरह पेज को रिफ्रेश किया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर ऐसे जोर जोर से थपथपा रही थीं, मानो वह स्क्रीन को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। एक बार, 2 बार, 3 बार वे मनहूस 751 पॉइंट्स जिद्दी की तरह जैसे कोई कील बहुत गहराई तक ठोक दी गई हो, कुल स्कोर वाले कॉलम में जमे रहे। किसी ने सुझाव दिया, किसी दूसरे फोन पर चेक करके देखो। इस सुझाव को ऐसे थामते हुए जैसे कोई डूबता हुआ इंसान बचने के लिए किसी सहारे को पकड़ता है, लिन शियाओ शियाओ ने पास खड़े किसी व्यक्ति के हाथ से फोन छीन लिया। नतीजा वही रहा, 751। वह एक अतिरिक्त पॉइंट उसे एक जोरदार चुभने वाले थप्पड़ जैसा लगा, जो सीधे उसके चेहरे पर पड़ा हो। ठीक उसी पल बैंक्वेट हॉल के दरवाजे जोर से खुल गए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वर्दी पहने कई पुलिस अधिकारी गंभीर चेहरों के साथ अंदर आए। मुख्य अधिकारी ने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई और पूछा, शैक्षिक परीक्षा प्राधिकरण को स्कोरिंग डेटा में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी मिली है। लिन शियाओ शियाओ कौन है? आप पर सिस्टम पर जानबूझकर हमला करने या परीक्षा में बड़ी धोखाधड़ी करने का शक है। कृपया हमारे साथ चलें और जांच में सहयोग करें। लिन शियाओ शियाओ के पैर तुरंत कमजोर पड़ गए। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, किसी भूत की तरह बेजान। उसके पिता ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घबराकर अपना आपा खो दिया। फिर भी उनकी पहली सोच अपनी बेटी को दिलासा देने की नहीं थी, बल्कि अनजाने में ही किसी और को बलि का बकरा बनाने की थी। उसके बाद मचे हंगामे में उसकी माँ ने मुझे आगे की ओर धकेल दिया। मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए विलाप करने लगी। मुझे माफ कर दो, वह तो बस भावनाओं में बहकर की गई एक भूल थी। मुझे माफ कर दो, वह तो बस भावनाओं में बहकर की गई एक भूल थी। मुझे सच में बहुत अफसोस है। भावनाओं का एक सैलाब। लो, फिर वही सब शुरू हो गया। मेरे माता पिता बिल्कुल ऐसे ही हैं।
किसी मुश्किल पल में वे मुझे ह्यूमन शील्ड, मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं हिचकिचाते। भले ही उनका बहाना कितना भी बेतुका और मजाकिया क्यों न हो, भले ही उनका तर्क पूरी तरह से बकवास क्यों न हो, जब तक वे अपनी प्यारी बेटी को बचा सकते हैं, उन्हें मेरे बलिदान से क्या फर्क पड़ता है। मेरा दिल पूरी तरह से मर चुका है। मैंने अपनी माँ का हाथ झटक दिया। उस पल मुझे आजादी का एक जबरदस्त एहसास हुआ। मैंने जोकरों के इस झुंड को ठंडी नजरों से देखा। मैं हैकर नहीं हूँ। लिन फेंग पूरे प्रांत मेन साइंस का सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला छात्र लिन शियाओ शियाओ वह है जो वहां खड़ी है। वही है जिसने वह मानवीय चमत्कार किया, 751 नंबर हासिल किए। मेरे पिता गुस्से में आग बबूला होकर आगे बढ़े और मेरे गाल पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैंने उनकी कलाई को लोहे जैसी मजबूत पकड़ से जकड़ लिया। मेरी घूरने वाली नजर इतनी तेज थी कि उनके दिल में दहशत बैठ गई। आगे बढ़ो, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करो। अधिकारी ठीक मेरे पीछे खड़े हैं और जहां तक मेरी बात है, अभी सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटीज मुझे अपने यहाँ दाखिला देने के लिए आपस में होड़ कर रही हैं। मीडिया मेरी कहानी को कवर करने के लिए बेताब है। बस मुझे छूने की कोशिश करके देखो। इस पल से इस घर में कोई भी अब मुझ पर दोबारा हुक्म नहीं चला सकता और न ही कोई मुझे दोबारा तंग कर सकता है। यह कमिंग ऑफ एज सेरेमनी, बड़े होने का जश्न, जो असल में शान शौकत दिखाने के लिए रखी गई थी, पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह गई। लीन शियाओ शियाओ को जांच में सहयोग करने के लिए अपने साथ ले जाया गया और वह अपने पीछे पूरी तरह से अफरा तफरी और अराजकता छोड़ गई। यह एक ऐसा घोटाला था जिसे किसी भी तरह से दबाया नहीं जा सकता था। गांव काओ परीक्षा में 751 नंबर आने की खबर उसी रात आग की तरह फैल गई। यह पूरी तरह से वायरल हो गई, हर ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर। पूरा इंटरनेट इस गपशप से गूंज रहा था और लोग इस तमाशे का मजा ले रहे थे। कुछ लोगों ने टिप्पणी की, कभी न मिटने वाला लालच। मैं इतना जोर से हंस रहा हूं कि कहीं अपनी ही जबान न निकल जाऊं। उसने जरूर नंबर खरीदने में हद ही पार कर दी होगी। दूसरे लोगों ने पूछा, अगर तुम्हें नकल ही करनी थी तो कम से कम थोड़ा दिमाग तो लगा लेती। अधिकतम स्कोर 750 है, फिर भी उसने 751 स्कोर किया। क्या वह टीचरों का अपमान कर रही है या वह सिस्टम का अपमान कर रही है? इंटरनेट यूजर्स ने लिन शियाओ शियाओ के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले और पाया कि पिछले 6 महीनों में उसने खाने पीने और पार्टी करने के अलावा कुछ नहीं किया था। उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। लोगों की राय पूरी तरह से लिन शियाओ शियाओ के खिलाफ हो गई। हर किसी ने मान लिया कि उसने अपने स्कोर बदलवाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल किया था, लेकिन गलती से उसके हाथ से ज्यादा ही बदल गए। जैसे जैसे मैं उन कमेंट्स को पढ़ता गया, मुझे एक ऐसा संतोष महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 18 साल मैंने इसी पल के लिए 18 साल इंतजार किया था। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ गई थी। जांच के नतीजे जल्दी ही आ गए। लिन शियाओ शियाओ की आंसर शीट में कुछ गड़बड़ियां मिली। मल्टीपल चॉइस सवालों के उसके जवाब समझ से बाहर थे। नतीजतन जब उसका कुल स्कोर जोड़ा गया तो वह अधिकतम संभव स्कोर से 1 पॉइंट ज्यादा निकला। यह गलती ऑटोमेटेड स्कैनिंग प्रोसेस के दौरान हुई थी। हालांकि ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि उसने अपनी आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ की थी। फिर भी निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने बैकअप एग्जाम पेपर वाले प्रोटोकॉल को लागू करने का फैसला किया और उसे दोबारा परीक्षा देने का आदेश दिया। जब यह खबर उसके घर पहुंची तो लिन शियाओ शियाओ सोफे पर लेटी हुई अपना फोन चला रही थी। यह सुनकर कि उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी, वह झट से खड़ी हो गई। उसका चेहरा तुरंत ही पीला पड़ गया। उसे दोबारा परीक्षा देनी थी।